नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें बच्चों हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी रिएक्टिविटी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं बच्चों, उनका आपको बताया था कि इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इनकी जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन या फिर जिसको सब्लिमेशन एनर्जी भी बोलते हैं, वो भी इनकी काफ़ी हाई होती है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई सब्लिमेशन एनर्जी। तो इनकी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये लेस रिएक्टिव कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं बच्चों, या फिर ऑलमोस्ट इनको यूँ कह सकते हैं एक तरह से इनर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स से आपका जो प्लेटिनम है और जो गोल्ड है, ये तो आपके इतने ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं कि ये आपके नॉर्मली अल्कली से, एसिड से, एटमॉस्फेरिक वाटर, ऑक्सीजन, इनके साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तभी आपने जो देखा होगा कि जो ऑर्नामेंट है, जो आपके गहने वगैरह होते हैं, वो आपके गोल्ड के और प्लेटिनम के होते हैं, जो ख़राब नहीं होते, जो जिनका रंग कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि ये किसी से भी कोई रिएक्शन नहीं करते, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। जबकि जो सिल्वर है वो आपकी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत रिएक्शन करती है, जिस वजह से कई बार सिल्वर का जो रंग है वो काला हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं बच्चों आपके, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक ही एलिमेंट जो है वो +2, +3, +4, +5, +6, +7 अप टू +8 तक भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए देखे गए हैं उनके कंपाउंड्स में। ऐसा क्यों होता है बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं ये? क्योंकि इनके जो s ऑर्बिटल ns एंड n-1d, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद d में से इलेक्ट्रॉन निकलना भी उतना मुश्किल नहीं होता। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद d में से भी इलेक्ट्रॉन आपके निकाले जा सकते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है उनके लिए अगर हम और ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र करें तो वो कितनी है, s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4s वाले इलेक्ट्रॉन प्लस में हाफ डी सीरीज तक, यानी कि मैग्नीज तक 4s प्लस में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। और हाफ सीरीज के बाद जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी वो क्या होएगी बच्चों, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन से कोई ज़्यादा सा लेना देना नहीं है, वो +2 और +3 के आसपास ही रहती है। तो यानी कि जैसे मान लिया हम स्कैंडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3d1 4s2। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी होएगी जितने s में इलेक्ट्रॉन है वो, यानी कि +2, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, s के और d के मिला के +3। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम की है 3d2 4s2। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2, s के जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों का सम 2 and 2 4 +4 और +3 भी बीच की भी। सिमिलरली स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम की 3d3 4s2, इसकी क्या होगी बच्चों, मिनिमम तो हो जाएगी इसकी +2, s में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बाद +3 +4 +5। अब देखो वेनेडियम के बाद क्रोमियम की देखो बच्चों, 3d5 4s1। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होती हैं, इसलिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ गया, 3d5 बन गया सीधा ही, और 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, s में जितने इलेक्ट्रॉन है यानी कि +1, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनका सम कर दो +6, और बीच की सारी +2 +3 +4 +5 6। इस हिसाब से बच्चों क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज में भी ऐसा ही होएगा। मैग्नीज के बाद जब हाफ फील्ड से ज़्यादा होने लगेंगे डी सबशेल, तब मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो तो s में जितने इलेक्ट्रॉन है वही रहेगी। s में जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 हैं तो 2, जैसे कॉपर में 1 होएगा दोबारा से। कॉपर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d10 4s1।
तो कॉपर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाफ सीरीज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है। इसके बाद है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी से पता कर सकते हैं हम कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक रिडॉक्स पोटेंशियल से, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल से भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट का पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किस मेटल की स्टेबल होगी। आयनाइजेशन एनर्जी से कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे निकिल का और प्लेटिनम का हम एग्जांपल लेते हैं, तो निकिल में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम, वो जो है वो निकिल के लिए कम है। कम के लिए हम अंदाजे के लिए मान लेते हैं एक बार, जैसे 2 किलो जूल पर मोल मान लिया, तो वो प्लेटिनम के लिए कितना है, 2.5 किलो जूल पर मोल। अब निकिल के लिए कम है, प्लेटिनम के लिए ज़्यादा है, और टोटल यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 से लेके आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, पहली दो में तो निकिल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और पहली 4 आयनाइजेशन एनर्जी में प्लेटिनम की एनर्जी कम है, यानी कि प्लेटिनम की मान ली यहाँ से 5 होगी और निकिल की यहाँ से मान ली 6 होगी। डबल नहीं होगी ये, मतलब सिंपल जो आपका अरिथमेटिक मीन है वो नहीं लग रहा है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहली 2 आयनाइजेशन एनर्जी तो निकिल की कम है, लेकिन जब टोटल 4 आयनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं तो प्लेटिनम की कम रहती है। इसका मतलब निकिल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो निकिल के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू प्लेटिनम, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेटिनम के कम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होंगे। +4 में प्लेटिनम के ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए निकिल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो निकिल के जो कंपाउंड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी से अभी हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल से भी बच्चों हमें पता लग सकता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होएगी, कौन सी कम स्टेबल होएगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, मेटल का रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अब जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन होने लग रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होएगा, पॉजिटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होएगी, इसका मतलब उसका रिडक्शन उतना ही आसान होएगा। रिडक्शन आसान होएगा, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है वो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में हुआ, इसका मतलब मेटल का जो रिडक्शन है वो मुश्किल है, यानी कि मेटल की जो आपकी गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम उसका रिडक्शन करना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी। इस हिसाब से हम मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसके हिसाब से भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता सकते हैं कि वो स्टेबल होएगी या नहीं। जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, इन सभी के सम पे डिपेंड करता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी मेटल के केस में आपका जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो फैक्टर प्रीडोमिनेट कर जाता है, किसी के केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी कर जाती है। किसी की +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, किसी की +3 ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, किसी की +4 ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इस हिसाब से ये वेरी करते रहते हैं। इसके बाद है बच्चों नेचर ऑफ सोलवेंट। जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेचर ऑफ सोलवेंट पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो एरिएटेड वाटर में, एरिएटेड वाटर मतलब जिसमें वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है,
एरिएटेड वाटर में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, यानी कि एरिएटेड वाटर में आयरन जो है वो +2 से किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन +3 में, ये ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी अनस्टेबल है। जबकि Fe3 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल है, यानी कि यहाँ से Fe3 पॉजिटिव का तो और ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता ना, 2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होकर 3 पॉजिटिव में आ सकता है। वो कब आ सकता है, एरिएटेड वाटर में। एरिएटेड वाटर में तो +2 अनस्टेबल है, जबकि जो आपका +3 है वो स्टेबल होती है। इस तरीके से सोलवेंट जो है वो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पे अफेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रॉपर्टी होगी ये बच्चों, ये आप बुक में डिटेल से पढ़ लेना, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन के जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये आपके कलर्ड आयन बनाते हैं। कलर्ड आयन बनाने का क्या मतलब है, यानी कि इनके जो साल्ट होते हैं, इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं आयनिक फॉर्म में, जो ये मेटल अगर प्रेजेंट होएगी किसी कंपाउंड में तो वो कलर्ड कंपाउंड होएगा। कलर्ड क्यों होते हैं बच्चों ये, क्योंकि इनमें डी सबशेल जो है, आप लोगों ने +2 में पढ़ा होगा, डी सबशेल जो है वो कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिट हो जाती है, T2G और EG या फिर T2 और E सबशेल में। तो इनमें डी से डी में ट्रांजिशन होती है, यानी कि लोअर एनर्जी डी सबशेल के सेट से हायर एनर्जी डी सबशेल के सेट में। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल का अगर हम केस लें तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके जाएगा, और जब वो एक्साइट होया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, वापस ग्राउंड स्टेट में, तब वो एनर्जी लाइट एमिट करेगा जो आपकी विजिबल रीजन में फॉल करती है। इस वजह से जो डी ऑर्बिटल, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनके कंपाउंड जो कलर शो करते हैं, इसलिए कलर शो कर रहे हैं ये डी ट्रांजिशन की वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से, यानी कि डी के एक सेट से डी के ही दूसरे सेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाता है, और जब वापस आता है तो उसको एनर्जी रिलीज करता है जो लाइट की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। इसको बच्चों डी ट्रांजिशन भी बोलते हैं, और जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी, तो जो मान लो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन में अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन में D0 यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन ले तो ये है 3D1 4S0, यानी कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो ये 3D0 कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो ट्रांजिशन उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होएगी। इसका मतलब स्कैंडियम जो है वो कलरलेस होएगा, वाइट कलर का, कलरलेस। सिमिलरली जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव, उसमें भी D10 होते हैं। अब D में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कंप्लीट जो D है वो आपका फिल है, फिल है तो नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर भी आपके कोई भी जगह खाली नहीं है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए। तो जहाँ D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ भी ट्रांजिशन नहीं हो रही जहाँ D में खाली है, और जहाँ D कंप्लीट फिल है वहाँ भी ट्रांजिशन नहीं हो रही, वो भी आपके व्हाइट कलर के कलरलेस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बच्चों दो कंपाउंड तो आप लोगों ने जनरली पढ़े हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। और डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनमें आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी के सभी कैसे हो, पेयर्ड, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनमें सारे के सारे पेयर्ड हैं वो डायमैग्नेटिक, जिसमें एक भी अनपेयर्ड है वो पैरामैग्नेटिक, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे पैरामैग्नेटिक करेक्टर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको मापने के लिए बच्चों आपका बोहर मैग्नेटोन यूनिट में उसको मापते हैं, BM से उसको डिनोट करते हैं। जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट मापने का वो क्या है, n × n+2 स्क्वेयर रूट, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इतने बोहर मैग्नेटोन उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम D1 कॉन्फ़िगरेशन ले, जैसे कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव या टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, D1 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ले तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना होएगा बच्चों, 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
1+2 यानी कि √3 बोहर मैग्नेटॉन यानी कि 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। इस हिसाब से हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसके बाद है बच्चों, कुछ जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं। वो क्या होते हैं? उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों? जैसे जो मेटल है उसमें जो आयंस हैं वो आपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे, वो छोटी छोटी टिनी मैग्नेट की फॉर्म में होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन रैंडम होती है। टिनी मैग्नेट्स की ओरिएंटेशन जो है वो रैंडम होती है इस हिसाब से। लेकिन जब ऐसे कंपाउंड्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तब ये जो टिनी मैग्नेट्स है जिनकी ओरिएंटेशन पहले रैंडम थी, अलग अलग थी, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के हिसाब से 3 नए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर बताए गए हैं। एक है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक हो गया, यानी कि ये स्ट्रोंगली पैरामैग्नेटिक, लगभग 1000 टाइम्स मोर पैरामैग्नेटिक देन सिंपल मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के बाद एक एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा बच्चों? जो कैंसल आउट हो जाएगी, जो स्पिन है, स्पिन अलाइनमेंट जो है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी, तो वो कैंसल आउट हो जाएगी, उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और इसके बाद एक है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा बच्चों? अनइवन नंबर से हो जाएगा। जैसे मान लो 3 आपके इस तरफ हैं, 2 आपके इस तरफ हैं, फिर 3 आपके इस तरफ हैं, 2 की अलाइनमेंट आपकी इस तरफ है, तो इसमें कैंसल आउट तो होने लग रही है लेकिन अनइवन नंबर से होने लग रही है, तो इसको क्या कहेंगे? फेरी मैग्नेटिक। ये वीक पैरामैग्नेटिक भी बोल देते हैं, वीक पैरामैग्नेटिक करेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है आपकी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस बनाते होते हैं बच्चों। आप लोगों को पता ही है ये किस वजह से बना पाते हैं, क्योंकि एक तो इनका स्मॉल साइज है, दूसरा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से लिगेंड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं। और वैकेंट डी ऑर्बिटल, इन वजह से ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट भी कर सकते हैं ना वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से। और न्यूक्लियर चार्ज इनका ज़्यादा होता है, साइज स्मॉल होता है, लिगेंड की मेटल के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है इस वजह से। जैसे जैसे अगर हम 2 मेटल्स को कंपेयर करें तो जिस मेटल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होएगा वो मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स बनाएगी, और अगर हम सेम मेटल में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र करें तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है वो आयन आपका स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? जैसे जो स्मॉलर एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जो स्मॉलर एटम है ये क्या करते हैं? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वैकेंट साइट में, जैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट की वैकेंट साइट रहेगी तो यहाँ पर जो स्मॉलर एलिमेंट है आपके वो आपके इंटरस्टिशियल में आ जाएंगे, और इसको क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इससे क्या होएगा बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज में तो ज़्यादा सा चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे कि डेंसिटी, हार्डनेस, उसमें काफ़ी जो बदलाव जो है, जो चेंज देखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टील, अपने को पता है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है किसका? आयरन के साथ कार्बन का, तो स्टील जो है वो काफ़ी हार्ड होता है आयरन से। इस तरीके से बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बना सकते हैं जब इनकी वैकेंट साइट में स्मॉलर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जब इनकी इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी।
कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड की। वो क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो है वो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन पाथवे, इंटरमीडिएट रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड करते हैं ये रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्शन की प्रोसीडिंग के लिए, जिससे क्या होता है रिएक्शन जो है आपकी वो मान लो पहले इस वे से होने लग रही थी, अब ये क्या करेंगे उसको दूसरा पाथवे प्रोवाइड कर देंगे, दूसरे पाथवे से वो लोअर एनर्जी से रिएक्शन हो जाएगी। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये डिक्रीज कर देते हैं, दूसरा पाथवे अलग पाथवे से रिएक्शन करवा देते हैं, तो उस वजह से इनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो अच्छी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पैलेडियम है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बीन, यानी कि जो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ऑर्गेनिक में हमने पढ़े हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन के लिए पैलेडियम मेटल का यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस से जब हम नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं तो प्लेटिनम रोडियम का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं जब H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स का कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, वो है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय क्या होती है बच्चों? मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब एक मेटल में दूसरी मेटल मिक्स होना। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये आपके अलॉय फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों को जैसे एटॉमिक रेडियाई और साइज़ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि इनका जो साइज़ है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब हम जाते हैं तो जो साइज़ है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो एटम के साइज़ अगर बराबर बराबर रहेंगे तो एक दूसरे के साथ इनके जो लैटिस हैं मिक्स होने में, कंपाउंड जो है मिक्स होने में वो ईजी रहते हैं। तो इस वजह से ये आपके मिश्र धातु अलॉय फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल कंपैरिजन पढ़ेंगे 3D सीरीज़ का 4D और 5D सीरीज़ के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।